नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न। वो प्रश्न जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न जो कभी-कभी आपकी नज़रों में आते हैं और आपका इतिहास और भूगोल दोनों बिगाड़ देते हैं। आप ये कहते हुए घूमते हैं कि अगर 2 प्रश्न हमारे सही हो जाते तो हमारी जॉइनिंग हो जाती। तो इस तरह के प्रश्नों का हमने चुनाव किया है। देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न, तो बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो को हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे होंगे, और जो हमारे मित्र ऐप से जुड़े हैं, जो मेंबरशिप ले रखी है, उनको ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। दूसरा, जिस दिन रिजल्ट निकला था मध्य प्रदेश के पीजीटी का, उस दिन वीडियो के बाद आज वीडियो आ रहा, बहुत ज़्यादा, लगभग 10-15 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, एग्जामिनेशन की व्यस्तता रही। अब जॉब भी है और ये सब चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं, तो यूट्यूब पर हम नहीं आ पाए। आज हमने कोशिश की, आज रविवार है, तो हमने कहा आज ज़रूर अपने यूट्यूब वाले मित्रों से ज़रूर मुलाकात होगी। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश का जब पीजीटी का रिजल्ट आया, तो उसमें जो टॉपर थे, वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के मित्र टॉपर थे। चौथी रैंक जो थी, हमने केवल फर्स्ट और सिक्स रैंक दिखाई थी, और फिर जब वो हमने शूट करके बना लिया, उसके बाद चौथी रैंक वालों से बात हुई, तो जो फर्स्ट रैंक है और चौथी रैंक है और छठी रैंक है, ये जो टॉपर, जो टॉप के 3 स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के ही सदस्य हैं। वो ऐसे सदस्य जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो यहाँ का टॉपर था, उनका पहले बिहार में हो चुका था, तो पहले भी हम बताए थे, बिहार में उनका हुआ था, फिर झारखंड में हुआ था, और अब उनका मध्य प्रदेश में टॉप किया है उन्होंने। तो ऐसे-ऐसे हमारे मित्र हैं जो 3-3 4-4 जगह नौकरी पा रहे हैं। तो आप भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बनिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं ये भी बता दूं कि आयोग का अभी परसों की न्यूज़ है कि आयोग के लिए जो मेंबर्स और जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष है, उनके लिए जो फॉर्म आए थे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो लगभग 4 से 5 माह का भी समय लगेगा एग्जाम होने में। तो आज से ही मेहनत शुरू करिए, क्योंकि जो बीच का दौर था वो ऐसा दौर था कि आप लोगों ने मेहनत की, बाद में एग्जाम का डेट का कुछ पता ना होने के कारण आपने उसको स्लो कर दिया, या मतलब अपनी जो तैयारी थी उसको आपने कम कर दिया। अब पुनः आप लग जाइए, 4-5 महीने का समय है, पुनः जी जान से लग जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो एक क्वेश्चन उस समय, चूंकि मैंने बोला था, उस समय इतने फोन कॉल आ रही थी, जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सभी मित्रों की इतनी ज्यादा कॉल आ रही थी कि मैं वीडियो शूट करने में इतना ज्यादा परेशान था, इसलिए वीडियो बीच में ब्रेक करना पड़ा। एक क्वेश्चन 58 नंबर का था, और इसको मैंने गलत बताया था। एलिसा इज डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग निदान में किया जाता है। एलिसा का टेस्ट प्राय किसके निदान में किया जाता है? तो देखिएगा, जो टाइफाइड के लिए होता है विडॉल टेस्ट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। विडॉल टेस्ट पूछा था, विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? ध्यान रखिएगा, विडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। इसको याद करिएगा, ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है। ये क्वेश्चन अभी 2021 में बना था कि फाइलेरिया का पता लगाने के लिए, ये फाइलेरियासिस, फाइलेरिया का पता लगाने के लिए हमें ब्लड सैंपल, ये पूछा था क्वेश्चन, ब्लड सैंपल की टाइमिंग क्या है, कब ब्लड सैंपल लेना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा था। तो वहां आंसर था रात 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में ब्लड सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि जो इनके पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं फाइलेरिया के, जो बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई जो होता है, उसके जो लार्वा होते हैं वो पेरिफेरल हो जाते हैं, तो वो ब्लड सैंपल में आ जाते हैं। तो ब्लड सैंपल लगभग 10 के बाद और सुबह 4 बजे के पहले लेना चाहिए, ये आंसर था उसका। तो ये भी क्वेश्चन 2021 के यूपी पीजीटी में पूछा गया है। एड्स से 2021 में एड्स से भी क्वेश्चन आया था, उसने 4 ऑप्शन दिया था और उस पर चैलेंज भी हुआ था। 4 ऑप्शन, ये भी अलग एड्स से भी क्वेश्चन बना था 2021 में। तो एलिसा टेस्ट प्राय एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो प्राय एड्स के लिए होता है।
किसके लिए होता है? एड्स के लिए। और मैं उस समय फोन कॉल तो एक नज़र फ़ोन पे थी, तो मुझे लगता है कैंसर बता गए थे, जो कि गलत है। कैंसर का इससे कोई नहीं है। कैंसर की जाँच के लिए बायोप्सी होती है। कौन-सी होती है? बायोप्सी। आपने देखा होगा अब एक क्वेश्चन फिर उठता है, बायोप्सी क्या होती है? तो क्या होता है, प्रभावित जगह से, जैसे मान लेते हैं गाल निकला, गाल का मतलब हुआ ट्यूमर। ट्यूमर निकला तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? उसका छोटा-सा मांस का टुकड़ा लेते हैं, निकालते हैं और उसको लैब पे टेस्ट के लिए भेजते हैं। उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी से पता लगाया जाता है कैंसर का। किससे पता लगाया जाता है? बायोप्सी से। तो वो क्या करते हैं, सेल्स को टेस्ट करते हैं कि सेल एब्नॉर्मल है लैब में कि नॉर्मल है। अगर एब्नॉर्मल सेल्स है तो फिर हम कैंसर घोषित करते हैं। अगर नॉर्मल सेल है तो फिर बोल देते हैं नॉर्मल है, वो सर्जरी के द्वारा ट्यूमर हटा देते हैं। तो कैंसर के लिए प्रायः जो टेस्ट होता है वो बायोप्सी होती है। तो इसका जो चूंकि एलिसा का पूछा था वो था सी नंबर। क्या था? सी नंबर। चलो आज हमने आगे के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 59 पे नजर डालते हैं। उस दिन मैंने 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया था कि 20 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कराएंगे, मगर दुर्भाग्य ये था कि फोन कॉल में इतना ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर 20 से ही क्वेश्चन रोकना पड़ा। यदि आप भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मेंबर्स बनना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और नया अकाउंट बनाएंगे और वहां देखेंगे एक हमारा 799 में कंप्लीट बैच है, टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट बैच है। एक है 1199 का जो कि टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी का कंप्लीट बैच है, और एक है 1099 का जो कि बीपीएससी और डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस और हमारा जीआईसी आदि के लिए ये बैच है। और एक हमारा 499 का प्रैक्टिस बैच है जिसमें आप मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप किसी से भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और वो आपको तुरंत बताएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और उसका पीडीएफ भी पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सही किया और आखिर में सही क्या है। तो आज ही जुड़े, रात में डिस्कशन होता है और इसके अलावा आपको एक नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें 1500 पीडीएफ अवेलेबल है। तो अब यहाँ उसने पूछा है, तो मैं यहाँ बता रहा था कि एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें 1500 पीडीएफ पड़ा है। हिंदी में पीडीएफ है, इंग्लिश में पीडीएफ है, बुक्स की पीडीएफ है। मतलब ऐसी लाइब्रेरी पड़ी है जहाँ आपको हजारों नोट्स मिल जाते हैं अपनी पसंदीदा। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ही ऐसा है, तभी अभी तक लगभग 300 मित्रों की जॉब लग चुकी है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। और बैच कितने में? 799, 1199, मतलब इतने कम फीस में। उसका रीजन क्या है? हम खुद जॉब करते हैं, तो मतलब ये कोचिंग संस्थान नहीं, हम लोग एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। और परिवार के आप हिस्सा बनेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जीता जाता उदाहरण है। अगर टॉप कर रहा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का एक एक छात्र, चार चार जगह कंपीट कर रहा है और चार चार जगह नौकरी पा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगी ही। तो तभी तो लोग नौकरी पा रहे हैं, वरना ऐसे नौकरी कहाँ मिल जाती है। तो आप भी हिस्सा बनिए, आज ही जुड़िए, अभी जुड़िए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट करिए और एक छोटी सी मेंबरशिप लेकर अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, जिससे मैं वादा करता हूं कि आपका ज्वाइनिंग जरूर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब हुआ, डायग्नोस्ट करना का मतलब डॉक्टर नहीं करता है। पहले चीजों को समझें। डायग्नोस का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना। अर्थात आप में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को कैसे पता लगाते हैं। मान लेते हैं मलेरिया है तो आपने विडाल टेस्ट कराया, और आपका डेंगू है तो डेंगू किट के द्वारा आपने टेस्ट कराया, और मान लेते हैं आपको एड्स है तो एलिसा टेस्ट कराया। तो ऐसे ये विभिन्न प्रकार की डायग्नोस्टिक टेक्निक है या तकनीकी हैं जिससे हम रोगों का पता लगाते हैं। तो ये दिया है टेम और सेम। ये दोनों क्या है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार हैं टेम और सेम, दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार हैं। तो ये डायग्नोस करने में से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा है एलिसा। एलिसा टेस्ट के द्वारा हम डायग्नोस करते हैं। क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट के द्वारा हम प्राय डायग्नोस करते हैं किसी बीमारी का।
तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर कहता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? तो हम आपको बता दें जो रोजी है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय है और इसको 1997 में तैयार किया गया था। इसमें क्या था? ह्यूमन, इसमें खास बात क्या थी? ह्यूमन रिच प्रोटीन पाई जा रही थी इसके मिल्क में, इसके दूध में मनुष्य से संबंधित सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जा रही थी। कितना? कहता 2.4 ग्राम प्रति लीटर, 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन अवेलेबल थी। तो वो कौन सी थी? रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो गाय थी वो कौन गाय थी? तो प्राय वो गाय रोजी थी। तो इस तरह से हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 62 पे कहता है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इथनोलॉजिस्ट, इसमें से निम्नलिखित में कौन मानव जाति विज्ञानी नहीं है? कार्ल लोरेंस, कार्ल आर्नस्ट वॉन वियर, कार्ल वॉन फ्रिंस, निकोटिन बर्जन। इनमें से प्राय कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्राय कहता है कार्ल आर्नस्ट वॉन वियर जो है ये नहीं है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। फिर कहता है और विच इज ट्रिपल वैक्सीन, इनमें से वैक्सीन दी है बीसीजी का टीका लगता है, बच्चा पैदा होता तो बीसीजी लगता है, टैब, डीबीटी, डीपीटी। इसमें कहता है ट्रिपल वैक्सीन कौन सी है? ट्रिपल का मतलब ऐसी वैक्सीन जो 3 रोगों से लड़ने के लिए काम करे। तो ये डिप्थीरिया, प्यूटियस और टेटनस, ये 3 से बचाती है ये वैक्सीन। तो हम ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे, जो कि ट्रिपलेट वैक्सीन है, 3 रोगों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स क्या है? ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, डॉट्स क्या है? तो अगर आपने आसपास, देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भी ध्यान में रखिए। आप दीवारों पे जो बायो के, खासकर बायो के स्टूडेंट हैं तो दीवारों पे जो विज्ञापन आते हैं, टीवी पे विज्ञापन आता है, नजर डालिए कि बायो संबंधित कौन है। तो एक डॉट्स प्रोग्राम आता है, देखना अस्पताल की दीवारों में, गांव की दीवारों में डॉट्स लिखा रहता है। और डॉट्स है क्या? ये भी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, इसका मामला क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, इससे क्या करते हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसका मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रैफिल, ये है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? WHO पूछ देता है किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये प्राय WHO के द्वारा चलाया जाता है। और कब शुरू किया गया? 1993 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम किसके लिए है? तो ये कहता है जो 6 रोग है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके इरेडिकेशन के 6 रोग उन्मूलन के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। किसके लिए? प्राय जो 6 रोग है या टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, 6 रोग बोलते हैं, उसके उन्मूलन के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। और इसमें इस तरह का देखेंगे, इस तरह से हाथ करके और लाइन इस तरह खींचे रहती है। एक आदमी रहता है तो उसका एड इस तरह आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते ही हैं, विभिन्न गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन का संरक्षण यानी सीएफसी को कम उत्सर्जित करना, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, तो ये सब जानते हैं। हमारा ऑप्शन आएगा सी नंबर। कहता है ग्रीगेरियस एंड क्रीपस्कुलर एनिमल विच एग्जिबिट द कॉप्रोफेजी, यूथी और संध्याचर प्राणी जो समल भोजिता दर्शाते हैं। समल भोजिता का मतलब होता है जो लेटरिन खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? लेटरिन वगैरह खा जाते हैं, तो उससे संबंधित है। तो 65 में हम सही क्या करेंगे? 65 में
तो करेंगे। देखिए रैबिट भी करता है और सुअर भी खाता है, ये मनुष्य नहीं होगा, ये यहाँ होगा सुअर, सुअर और चूहा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑल ऑफ द एबव। फिर कहता है बाई रेडियल एनिमल्स विच बियर्स लसोसेल। कहता है बाई रेडियल एनिमल्स, आप जानते हैं द्विपार्श्वमित। क्या होता है बाई रेडियल का मतलब? यहाँ द्विपार्श्वमित नहीं होगा, रेडियल लगा आरी, द्विआरी प्राणी जिसमें लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं। पीजीटी में क्वेश्चन बना है कि लैसो कोशिकाएं किसमें किसमें देखने को मिलती हैं, तो बताइएगा लाइसोसेल किसमें किसमें देखने को मिलती हैं? तो बोराई में लाइसोसेल देखने को मिलती हैं और टीनो टीनो प्लाना जो बोलते हैं उसमें, या टीनो प्लाना इसमें और बोरी इसमें दोनों में लाइसोसेल देखने को मिलती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच एंड चूज द करेक्ट आंसर। मैच एंड चूज द करेक्ट आंसर, चलो देखते हैं भाई। एवीज में जो पक्षी होते हैं उसमें केवल एक ओवरी पाई जाती है, यहां से पकड़ो इसको। कार्पस कैलोसम। मैमल्स, एम्फीबिया में थ्री चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इसको इसमें पकड़ो। इलास्मोब्रांकी कॉर्टिलेजस, इलास्मोब्रांकी में कॉर्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, कार्पस कैलोसम इसमें होता है। चलो लगाओ 68। देखो डी आ रहा है क्या? ए में सी, हाँ यही है, ए में सी पहले में है, एवीज में सी। ऑप्शन ये हमारा सही है। डी में ए, डी में, ठीक है। ऑप्शन क्या सही? ये ध्यान देते हैं पक्षियों में एक अंडाशय पाया जाता है, कार्पस कैलोसम स्थनियम पाया जाता है। उभयचर यानी जो मेढक वगैरह होते हैं थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, इलेस्मोब्रांकाई उपास्थि अंतःकंकाल देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन सेम हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विथ लेटरल स्टेनिंग डिवाइसेस इज फाउंड इन चपटा एवं चौड़ा चोर्च पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। ये चार पक्षी दिए हैं, किसमें किस प्रकार की चोंच देखने को मिलती है, इसका पिक्चर हमारे पास देख लेते हैं। देखिए ईगल दिया हुआ है, तो ईगल वो आपका वल्चर दिया हुआ है, तो ये वल्चर है। चल रहा है इसमें व्यू, अलाउ एडिटिंग, ठीक है आगे। ये वल्चर दिया हुआ है, वल्चर गिद्ध। तो इसकी देखिएगा चोंच फ्लैट नहीं है, इसकी चोंच ये इस तरह से नुकीली है। आएंगे बदक, बदक की जो चोंच है ये देखेंगे, ये तो ये कैसी है? चौड़ी चोंच है। कैसी है? चौड़ी है। और जबकि जो पेंगुइन दी है उसकी जो चोंच है वो नुकीली है, ये पेंगुइन है। और तोते की आप सब चोंच जानते हैं, वो उसका चोंच कुछ इस तरीके से होती है, आगे इस तरह से निकली रहती है। तो यहाँ जब फ्लैट चोंच किसकी देखने को मिल रही? बदक की देखने को मिल रही है। क्वेश्चन पे चलते हैं, चल तो देखते हैं नजर। तो कहता है चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है, तो किसका पाया जाएगा? डक या बदक का। तो यहां से हम इसको सही कर लेंगे सी से। हमने चित्र क्यों दिखाए? चित्र दिखाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप सबकी चोंचों में थोड़ा सा अंतर कर लें, एक बार देख लें। मान लेते हैं अगली बार उसने डक की जगह किसी और के बीक के बारे में पूछ दिया या चोंच के बारे में पूछ दिया, तो आप क्या आंसर देंगे? तो उसका हमें एक आइडिया भी चाहिए। कहता विच वन इज द लर्नेड बिहेवियर, इसमें से लर्नेड बिहेवियर प्राय कौन सा है? कहता है इसमें जो बिहेवियर लर्नेड है वो प्राय कौन सा बिहेवियर? लर्नेड बिहेवियर में कुछ बिहेवियर्स आते हैं, जैसे कि अभ्यास। कौन सा आता है? जैसे कि अभ्यास करना, अनुकूलित प्रतिक्षेप, अनुकूलित प्रतिक्षेप इसी में आता है। और कौन सा आता है? प्रयत्न त्रुटि, प्रयत्न
त्रुटि। लर्नेट में, लर्नेट का मतलब जो सीखा हुआ व्यवहार होता है। प्रबोध तथा तक अध्यांकन आदि आता है, अध्यांकन आदि आता है। ध्यान रखिएगा, लिखा था, एक आता है प्रबोध एवं तर्क, ये आता है। तो ये इसमें क्या आएगा, तर्क और वितर्क है। रीजनिंग जो है वो लर्नेड बिहेवियर है। आप तो सीखेंगे तभी आप किसी से तर्क कर पाएंगे। यदि आपको सीखा नहीं है तो आप किसी से तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये आएगा लर्नेड बिहेवियर में। किसमें आएगा, लर्नेड बिहेवियर में। कोर्टशिप, ये बिहार, सॉरी, बिहार का जो पीजीटी हुआ था 2018 में हुआ हो या 2014 में, तब का क्वेश्चन है। स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया। एक्चुअली में एनिमल बिहेवियर का छोटा हिस्सा लगा रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, वहां से एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। कोर्टशिप में स्टिकल बैक वाज रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था, बताइए किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। टिन वर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही है। फिर कहता है काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, आपकी स्टैटिक्स के कुछ में पूछते हैं स्टैटिक्स, तो उसमें एक आता है काई स्क्वायर टेस्ट। क्या आता है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट से किसका पता लगाया जाता है, गुडनेस ऑफ फीट के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, कई वेरिएशन होती है, उन वेरिएशनों को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर ए पार्ट ऑफ every culture and have been around as long as people, the study of cancer is known as। कहता है कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है, जब से आदमी है तब से वह मौजूद है, तो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। इसका मतलब, ये इतनी लंबी गाथा पढ़ाई, उसका मतलब ये कहना है कि वो ब्रांच, जिस ब्रांच में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, या साइंस की वो शाखा जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, अगर आपको टॉयलेट संबंधी या किडनी और यूरेथ्रा आदि संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसको दिखाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट को। और जो इसके डॉक्टर्स होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, तो उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि है, और इसको हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, रोग विज्ञान, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा है या वायरस द्वारा है, या आपका अल्ट्रासाउंड कैसा, ये सब को पैथोलॉजी में रोग का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी, बिल्कुल ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर का। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, आपका ब्रेन हो गया, आपका जो नर्वस सिस्टम है, इन सब का अध्ययन हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। फिर कहता है पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया। ये पीजीटी में बना हुआ क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका किसके द्वारा देखा गया। तो वो डॉक्टर साल्क थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर साल्क के द्वारा जो पोलियो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया था। मगर इनका जो डेवलप था पोलियो वैक्सीन, वो बाय इंजेक्शन के द्वारा था। किसके द्वारा, इनका जो इंजेक्शन था डॉक्टर साल का, वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। तो फिर ड्रॉप आ गया 2 बूंद जिंदगी के। तो ये जेनर तो आप सब जानते हैं, चिकन पॉक्स का टीका इन्होंने डेवलप किया था। और लैंड स्टीनर और विनर तो आप सब जानते हैं, ब्लड ग्रुप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एजिंग नोन एज, वृद्धावस्था, अरे वृद्धिकरण विषय में जिस शाखा से ज्ञान प्राप्त होता है, उस शाखा को क्या करते हैं, जिसमें हम वृद्धावस्था ज्ञान करते हैं। मान लो कोई प्लांट है, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, या मनुष्य धीरे धीरे एजिंग हो रही है, एज बढ़ रही है, उस साइंस को क्या बोलते हैं। तो पैथोलॉजी अभी हमने आपको बता दी, रोग विज्ञान है। रोग विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी को भ्रूण विज्ञान बोलते हैं, भ्रूण विज्ञान जिसमें हम एम्ब्रियो अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी, इसमें कौन सी शाखा आएगी, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम एजिंग का अध्ययन करते हैं, बढ़ने वाली उम्र का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से वृद्धावस्था बढ़ रही है, इन सब का अध्ययन करते हैं, किसमें, जेरेंटोलॉजी में। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इकोलॉजी तो अब आप सब जानते ही हैं, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एपो एपोटो एपो एपोप्टोप्सिस है। एपोटोप्सिस किसे कहते हैं? एपोटोप्सिस किसे कहते हैं? तो चलते हैं, इसके लिए हमने आपको रखा था एपोटोप्सिस। एपोटोप्सिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक मतलब विथ प्रोग्राम के तहत या एक निश्चित मानदंड के तहत क्या करते हैं, कोशिकाओं की मृत्यु होती है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, कोशिकाएं मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। एक एज तक कोशिकाएं बनती ज्यादा है, मरती कम है। एक एज के बाद कोशिकाएं मरती ज्यादा है, बनती कम है। तो धीरे धीरे हम पे क्या आता है, बुढ़ापा आ जाता रहता है। सब ये स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं। जब स्किन सेल्स मरने ज्यादा लगती हैं, बनती कम है, तो ये सब क्या होता है, झुर्रियां आती हैं, खाल सब सिकुड़ने लगती है। तो वही कहते हैं एपोप्टोसिस किसे कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कहते हैं। एक प्रोग्राम के तहत कोशिकाओं की मृत्यु। फाल्टी एंजाइम मस्ट बी डाइजेस्टेड, दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल्स। मान लेते हैं कुछ गया इसमें, कुछ एंजाइम्स गए, ये कोशिकाएं क्या गई, सब मर गई, खत्म हो गई। समझ में आ गया? तो क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो ये देखते हैं क्या कहेंगे। तो इसमें हम ऑप्शन बी करेंगे, प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल नोन एज द एपोटॉप्सिस। तो हम ऑप्शन 83 को कहेंगे, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल का जो डेथ होती है। फिर कहता है, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है और ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू, ऊंट की गर्दन लंबी होने का कारण होता है। देखिए जितने भी मैमल्स हैं, उनकी गले की जो हड्डी होती है, 7 पाई जाती हड्डियां, कितनी, 7। तो अब जो नेक कैमल की होती बहुत बड़ी होती है, तो आप कहेंगे 7 हड्डियों में कैसे होगा, उसमें तो ज्यादा, ये पीजीटी में पूछा गया, कंफ्यूजन बहुत होता है इससे। तो इसमें क्या होता है, 84 नंबर पे, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्री, जो ये वर्टिब्री पाई जाती है, इनकी जो हमारे में इतनी इतनी पाई जाती है, इसमें वर्टिब्री पता लगा इतनी इतनी पाई जाए, तो 7 मिलकर लंबी गर्दन बनाते हैं। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी कार्ड एज फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। अनुबंधित प्रतिक्षेप के जनक किसे कहा जाता है? जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है या अनुबंधित प्रतिक्षेप के जनक किसे कहा जाता है? तो प्राय पावलाव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पावलाव को। किसको कहा जाता है? पावलाव को। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो ये जो कंडीशनिंग थी, पावलाव डॉग एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने किया कैसे था, तो इसलिए दिखा देते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम देते समय याद नहीं रहती हैं, तो वो कुछ चीजें सडनली याद आती हैं। कैसी याद आती हैं? सडनली, अचानक याद आती हैं। तो इसलिए हमने कहा इसका। तो अन इन्होंने क्या दिया, जैसे ही भोजन दिखाया कुत्ते को, पहले स्टेज में भोजन दिखाया, कुत्ता लार टपकाने लगा और उसको भोजन दे दिया गया। फिर दूसरे स्टेज में उन्होंने केवल घंटी बजाई, कुत्ते में कोई अंतर नहीं है, मतलब घंटी बजाई, कुत्ता वहां बैठा बैठा, उसने कुछ रिफ्लेक्शन नहीं दिया। फिर उन्होंने कई बार क्या किया, पहले घंटी बजाई और तुरंत मतलब घंटी बजाई और तुरंत कुत्ते को खाना दे दिया। मतलब इधर घंटी बजाई, खाना ऐसे लमकाया, घंटी बजाई तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया और खाना उसको मिल गया। कई बार ये क्रिया, एक बार नहीं, कई बार। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अभी यहां कोई कंडीशन लागू नहीं है। अब कुछ समय बाद, मतलब 10-12 दिन ये किया गया, फिर उन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजा दी, खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजा दी, और जैसे ही घंटी बजाई कुत्ता लार टपकाना शुरू कर दिया, उसको लगा भोजन आ रहा है। तो ये बोलते हैं कंडीशनिंग, अनुबंधन। क्या बोलते हैं? अनुबंधन। तो ये एक्सपेरिमेंट पावलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत किया था, जो कि हमने आपको दिखाया। ये तो पावलोव थे। ओपायरिन तो आप सब जानते हैं। ओपायरिन, ओपायरिन ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ की पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने बताया था पृथ्वी का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर आता है नेक्स्ट, membranous labyrinth is called statoacoustic organ because it is concerned with, काल गहन के श्रवणों के संतुलन अंग भी
कहते हैं क्योंकि इसका कार्य होता है। चलो इसको लैबिरिंथ आप समझ लो होता क्या है। एक कान फटाफट बना लेते हैं छोटा सा, इसमें बनाए तो मजा आएगा। इतने में बनेगा, देखते हैं। ये कान, सॉरी, ये कान ऐसे बना। ये हमारा कान बन गया। ये आउटर, ये मिडिल और ये इनर ईयर, तीन भागों में पाया जाता है। और ये हमारा है कान का पर्दा, जिसे ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। ईयर ड्रम के यहाँ तीन हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ से एग्जाम में पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा है क्या कि हड्डियां किस ईयर में पाई जाती, तो मिडिल ईयर में पाई जाती। कौन कौन, इनके नाम क्या है, तो मिस करते हैं, मिस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है मिस। ये भी पीजीटी में पूछा है कि हड्डियों का क्रम क्या होता है, तो ये ऑप्शन दिया रहता है मिस होता है। यानी पहले जो हड्डी पाई जाती है वो होती है मैलस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज। तीन हड्डियां पाई जाती। इसका याद करने का जो तरीका होता है मिस, याद रखिएगा, माइलस, इंकस, स्टेपीज। एक बार पीजीटी या टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था कि क्रम क्या है, क्रम क्या है, तो क्रम क्या है, मिस है। पहले माइलस आएगी, फिर इनकस आएगी, फिर स्टेपीज आएगी। ये क्रम याद रखना मिस से। अच्छा, और यहां इस तरह की एक संरचना पाई जाती है, चूंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इरेजर कहाँ है भाई, आ जाए इरेजर। रेड पेन ले लेते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इधर यहाँ एक तरल भरा रहता है। इस तरल को बोलते हैं बोनी लैब्रियंथ। नहीं, इसको इसके ऊपर वाले लेकर बोनी लैब्रियंथ बोलते हैं। बोनी लैब्रियंथ। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको पेरी लिम्फ बोलते हैं। पेरी लिम्फ, याद रखना है पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेरी लिम्फ कहाँ पाया जाता है, इनर ईयर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी मैं बताता हूँ, आप जब हमारी क्लास, थ्योरी क्लास आप जाइएगा ऐप पे, तो ये हमने बाकायदे चित्र बाकायदे बना के विधिवत पढ़ाया है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो यहाँ ज्यादा इतना डिटेल नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन लैब्रियंथ। मेम्ब्रेन लैब्रियंथ, ये हमारी हो गई मेम्ब्रेन लैब्रियंथ। ये हो गई कॉक्लिया, कॉक्लिया हो गई। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये मेम्ब्रेन लैब्रियंथ की बात कर रहा है। इसका काम क्या होता है, इसका काम सुनना भी होता है और दूसरा काम होता है बॉडी का बैलेंसिंग करना। दूसरा काम क्या होता है, बैलेंसिंग करना। तो ये ईयर है, सबसे सरल ईयर का चित्र है। इससे सरल आप पूरे नेट पे देखेंगे, इस तरह का चित्र आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, तो वही कह रहा है कि जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है, ये इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य सुनना भी होता है, बैलेंसिंग संतुलन में सहायता करना। तो ऑप्शन सी करेंगे, बोथ। इसका दोनों काम होता है, क्या करना, हियरिंग और बैलेंसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स द हेयर इन मैमल्स। स्तनी में बाल रोए को उत्पन्न करता है। तो पहले हेयर की संरचना देख लेते हैं, हेयर की संरचना देख लेते हैं। ये संरचना एक हेयर की अगर संरचना देखेंगे तो इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। हेयर का ये सॉफ्ट बोलते हैं, ये हमारी स्कैल्प है, यानी खोपड़ी का हिस्सा। और इसमें सेबेसियस ग्लैंड लगी रहती हैं जो हेयर को चिकना बनाए रखती हैं। और ये हेयर पैपिला है ये।
और ये हेयर रूट कहलाती है। ब्लड वेसल, इनसे हेयर से ब्लड वेसल जुड़ी रहती हैं, जिससे इनको प्रॉपर सप्लाई, जब ये धीरे धीरे वीक हो जाती हैं तो बाल झड़ना शुरू होते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर इरेक्टर मसल्स हैं, ये हेयर इरेक्टर मसल्स हैं, ये हेयर की संरचना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये चूंकि हेयर के बारे में आपको दिखाना था जिससे आप भूले ना, तो क्वेश्चन हमारा सही क्या है, 87 में आएगा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो होता है, ये हेयर को उत्पन्न करता है। क्या करता है, हेयर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड बिल्ड इट नेस्ट आउटसाइड द इंडिया, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है। तो कोयल तो अपना घोंसला बनाती नहीं, कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के उसमें रखाती है, ये तो कोयल हो गई। कबूतर तो सब जानते हैं, आपके आसपास कबूतर है जो अक्सर बनाता है। ऑस्ट्रिच चूंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो खंजन चिड़िया है, ये क्या करती है, गर्मियों में इंडिया में रहती है, सर्दियों में माइग्रेट कर जाती है। तो खंजन चिड़िया, इसका हम चित्र भी रखे थे जिससे हमें पता चल सके खंजन चिड़िया कौन सी है। तो ये है, ये करती है इंडिया से बाहर अपना घोंसला ऑस्ट्रेलिया आदि में बनाती है। तो ये हमारी हो गई खंजन चिड़िया। ध्यान रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है खंजन चिड़िया। ये क्या करती है, अपना जो घोंसला है वो आउटसाइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फिल्टर फीडर बर्ड, इनमें से वो चिड़िया कौन सी है जो फिल्टर फीडर होती है, मतलब अपने ऐसे ऐसे करके अपनी चोंच को चलाती रहती है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जीव होते हैं वो अंदर उसके आते रहते हैं। तो वो प्राय बतख है। बतख किसका काम करती है, फिल्टर फीडर का कार्य करती है। देखिए पीजन बाहर खाता है, पानी में तो रहता नहीं है। कीवी बाहर रहती, पानी में रहती नहीं। ऑस्ट्रिच, ये सब फिल्टर फीडर कौन होगा, जो पानी में रहेगा तभी तो फिल्टर करेगा। तो ऐसे भी इसको सही कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, वो इसमें से कौन सी दवा है या वो कौन सी मेडिसिन है या वो कौन सा ड्रग है जिसका यूज हम कैंसर में करते हैं। तो यदि कैंसर वायरस के द्वारा है तो प्राय हम किसके द्वारा करते हैं, इंटरफेरॉन के द्वारा। इंटरफेरॉन के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इंसुलिन के द्वारा किससे किया जाता है, तो मधुमेह या शुगर रोग का प्रयोग करते हैं। टीसीएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है। तो यहाँ चूंकि जो सही होगा वो हमारा होगा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द ल्यूमिनेसेंस, इनमें से जो जीव दिए हैं वो जीव कौन सा है जो रात में चमकता है। जैसे जुगनू, जुगनू क्या होता है, रात में चमकता है। तो गांव में तो देखने को मिलता है, शहरों में तो नहीं देखने को मिलता है। तो जुगनू क्या होता है, रात में चमकता है। तो कहता है इनमें से वो कौन सा है जो रात में चमकता है। हार्डमानिया नहीं, हार्डमानिया क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा है, नहीं, यूरोकार्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा में यूरोकार्डेटा है, हाँ। हार्डमानिया यूरोकार्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में ब्लाइनोग्लासस आता है। सिफेलोकार्डेटा में आपका एम्फिऑक्सस आता है जो को हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो ये यूरोकार्डेटा में आता है, हार्डमानिया। कियोना या एसिडिया या पाइरोसोमा, जो पाइरोसोमा होता है ये बायोलुमिनेसेंस होता है। ये क्या होता है, ये यूरोकार्डेटा का ही सदस्य है जो कि पाइरोसोमा कहलाता है। ये प्राय रात में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चमक रहा हो। फिर कहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्राय 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, निम्नलिखित में स्व प्रतिरोधी बीमारी है। तो उसको एस सी आई डी के नाम से जानते हैं। किसके नाम, एस सी आई डी, सीवर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। एपीमार्फोसिस क्या है, एपीमार्फोसिस का क्या है, तो एपीमार्फोसिस हमने इसका चित्र भी लगाया था आपको समझने के लिए। ये एपीमार्फोसिस है। मान लेते हैं कुछ जीव के हाथ कट गए तो वहां जो ब्लास्टेमा है वो वृद्धि करती है और उसके स्थान पे नया हाथ आ जाता है। इसे एपीमार्फोसिस के नाम से जानते हैं। जबकि हाइड्रा में अगर यही कंडीशन होगी, कटेगा और नया हिस्सा बनेगा, तो उसे मार्फोलैक्सिस के नाम से जानते हैं।
फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा इसका हमने आंसर नहीं बताया था। 94 में क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ लास्ट पार्ट, जो क्या होगा? जो रीजनरेशन होगा लास्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has maximum capacity to carry a foreign gene as vector? एक टर्म KBP निम्नलिखित में किलो बेस पेयर होता है, किलो बेस पेयर के नाम से होता है। निम्नलिखित में से एक वाहक के रूप में बाय जीन को केबीपी के अर्थों में वहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? YAC में होती है। YAC का मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ई, ये सबसे ज्यादा क्या करता है? वहन करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।